हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 18 और 26 पढ़ने वाले हैं। एसआरए का दोनों को साथ में पढ़ना है। थोड़ा समझ में भी आएगा डिफरेंस क्या है ना। छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे, बेयर एक्ट को पढ़ेंगे और फिर उसकी मीनिंग को समझेंगे। छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और फॉर दैट मैटर एनी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। सेक्शन 18 अगर बात करें, ठीक है, तो वो बोल रहा है नॉन एनफोर्समेंट, प्लीज़ बैराक्स लेकर बैठिए अपने, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। तो क्योंकि ये चैप्टर 2 का पार्ट है और चैप्टर 2 जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहा है ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है चैप्टर 2। कहाँ से कहाँ दिया हुआ ये भी, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ में स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चैप्टर 2 में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो कौन से चैप्टर में दिया है। तो सेक्शन 9 से 25 तक आपका चैप्टर 2 दिया हुआ है। ऑल राइट, तो क्योंकि ये स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है तो नेचुरल है कि सेक्शन 18 भी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्लेंटिफ है, वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट बोल रहा है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाना है ना। मान लीजिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी इवेंट के लिए फोटोग्राफर के साथ, तो और उसने बोल दिया कि उसने फ़ोटो खींच ली, बट अब वो नहीं दे रहा है, फोटोग्राफ्स नहीं दे रहा है। या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स को डिलीवर करने का, मूवेबल गुड्स को डिलीवर करने का, कि इस टाइम पे हो जाना चाहिए, मैंने पैसे दे दिए, वो बंदा गुड्स ही डिलीवर नहीं कर रहा। ओके, सो इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तुमने बोला है कि नहीं, तुमको स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, है ना, गुड्स ट्रांसफर ही, तुम्हें कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। अब उस केस में अगर तुम आए कोर्ट में और तुमने बोला मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है इस कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, राइटिंग में, और मुझे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अपना स्पेसिफिक परफॉर्म कराना है। अब डिफेंडेंट बोल रहा है वो सब तो ठीक है, पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 2 करोड़ की वो लिखी हुई है कंसिडरेशन, बट मेरी तो सिर्फ 20 लाख की थी। सो देयर इज सम डिफेक्ट। अब वो डिफेक्ट कुछ भी हो सकता है कि प्लेंटिफ ने फ्रॉड से कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि एक मिस्टेक से हो गया हो, दोनों के गलती से लिखा गया हो 2 करोड़ का 20 लाख का 2 करोड़, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण कुछ चेंजेस हो गए, है ना। हो सकता है दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों का नाम एक जैसा ही है, बट दोनों को लग रहा है कि 2 अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है, तो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो इनके ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो फ्रॉड, या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन, FMM। अगर इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप इन्फोर्स कराने जा रहे हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने जा रहे हो, और डिफेंडेंट बोल रहा है कि नहीं, देर इज़ अ वेरिएशन मतलब जो इंटेंशन था पार्टीज़ का, जो चाह रहे थे वो लीगल रिलेशन डेवलप करना, वो नहीं, कुछ और ही बन के आ गया। फॉर एग्जाम्पल, जो इंटेंशन था पार्टीज़ का वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना था ओनरशिप के लिए, है ना। ओनरशिप मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है। मैंने अगर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप में ट्रांसफ़र कर दी तो अब वो तुम्हारी प्रॉपर्टी ज़िंदगी भर के लिए होगी। अब तुम उसके साथ जो करना है करो, तुम्हारे मरने के बाद लीगल एयर्स के पास जाएगी, ठीक है। बट ये जो इंटेंशन है उससे दिख रहा है कि ये लाइफ इंटरेस्ट है, या फिर उल्टा कर दो कि लाइफ इंटरेस्ट करना था क्रिएट, मुझे सिर्फ तब तक ही प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफ़र करनी थी जब तक तुम जिंदा हो, तब तक ही तुम इंजॉय कर सकते हो, उसके बाद प्रॉपर्टी मुझे आ जाएगी, पर वो ओनरशिप में कन्वर्ट हो गया जो डॉक्यूमेंट है। तो उसमें डिफेंडेंट बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इसमें चेंजेस करने है कि नहीं। या मान लो कि दोनों पार्टीज़ हैं, उन्होंने पहले तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में सब्सिक्वेंट ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, है ना, बाद में उन्होंने कुछ चेंजेस कर लिए। आपने पढ़ा होगा ना 92 क्लॉज 4 इंडियन एविडेंस एक्ट, कि अगर पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर उसका टर्म को चेंज कर देती हैं, है ना, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, बाद में वो एक डिस्टिंक्ट ओरल अग्रीमेंट में एंटर कर दिए, तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो उन केसेस में आप कोर्ट को बोल सकते हो कि भाई ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब कराना जब ये डॉक्यूमेंट ठीक हो जाए, ठीक है। सो द कोर्ट विल चेंज द डॉक्यूमेंट फर्स्ट एंड देन ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और किस पे है बर्डन, डिफेंडेंट पे। डिफेंडेंट ही ना बोल रहा है कि इसमें वेरिएशन है डॉक्यूमेंट में,
तो उसको पहले चेंज करो तभी वो करो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ऑफ कोर्स उसकी ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि कैसे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू होना चाहिए। तो आपका क्लॉज 1 यही बोलता है, वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज सॉट इज इन इट्स टर्म्स और इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पार्टी अग्रीड टू। पार्टीज ने कुछ और अग्री किया था पर उसका इफेक्ट डॉक्यूमेंट में कुछ और आ गया, गलती से हो सकता है, फ्रॉड से जानबूझ के कर सकता है, ठीक है। और डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स अग्रीड। उन्होंने बोला कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ABCD होगा पर तुमने सिर्फ A, B और C ही इंक्लूड किया और पार्टी ने मिस कर दिया उसको देखना, ठीक है। या फिर वेयर क्लॉज बी पढ़ी हूँ, वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वॉज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिलेशन रिजल्ट विच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। वही कि भाई ओनरशिप के लिए नहीं था, लाइफ स्टेट के लिए ट्रांसफर किया था, बट वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखा रहा है कि ओनरशिप के लिए किया। सी वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वेरीड इट्स टर्म, है ना। तो ये हमें ये वाला जो है ना क्लॉज सी, मैं आपको बताई थी 92 क्लॉज 4 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पढ़ना, कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, बाद में एक ओरल अग्रीमेंट पे, डिस्टिंक्ट ओरल अग्रीमेंट में एंटर करा है, ठीक है। इसके आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, भले ही आपका रिटर्न अग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट इसका ओरल एविडेंस अलाउड है एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये आपका 18 हो गया। 26 क्या बोलता है? 26 रेक्टिफिकेशन की बात करता है, सुधार की बात करता है। अब वहाँ पर भी बोल रहा था कि वेरिएशन है वो, ठीक है, आप पहले उसको ठीक करो, कहीं ना कहीं मिलता जुलता है बट कुछ डिफरेंस है। क्या? जो 18 है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, यहाँ पे 26 रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। अगर आप पहली 2 लाइनें पढ़ोगे तो उसमें लिखा है व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फंसाते हैं आपको एग्जामिनर कि यहाँ पे सिर्फ 2 ग्राउंड है ना, भले 26 बड़ा सेक्शन है बट इसमें सिर्फ 2 ग्राउंड है, फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, क्या हो सकता है ये? अदर इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? गिफ्ट, विल, गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, है ना। हाँ, बट अगर नेचुरल लव और अफेक्शन से है तो कुछ सर्कमस्टांसेस में अगर रजिस्टर्ड है तो सेक्शन 25 में कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज नो कंसिडरेशन, ठीक है। विल हो गया या पावर ऑफ अटर्नी हो गया या मॉर्गेज हो गया, तो ये इसका एक ब्रॉडर एम्बिट है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है ये। रेक्टिफिकेशन जो सेक्शन 18 में है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन 26 में तो नहीं थी। अच्छा, क्या बोलता है? व्हेन थ्रू फ्रॉड, मैं 26 पढ़ रही हूँ, व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज a contract or other instrument in writing not being the articles of association of company, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है और ये अच्छे अच्छे बच्चे मिस कर जाते हैं। तो इसमें याद रखो कि किस चीज़ के लिए हो सकता है रेक्टिफिकेशन, वो ऑप्शन दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बाकी सारे गिफ्ट के लिए, विल के लिए, और एक डाल देंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। तो इसको आपको टिक करना है कि इसमें नहीं लगता रेक्टिफिकेशन, सेक्शन 26 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस, ओके। अब मान लो सिमिलरली अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, अब इसमें ना ईदर पार्टी बोला है, ईदर पार्टी 18 में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट ही क्लेम कर सकता था कि नहीं यहाँ पर वेरिएशन है, चेंज करो। यहाँ पे ईदर पार्टी हो सकता है कि उसने रेक्टिफिकेशन के लिए ही सूट फाइल किया, 2 पार्टीज है ना, हो सकता है एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को रेक्टिफिकेशन के लिए सूट फाइल किया, तो वो रेक्टिफिकेशन कब बोल सकते, 26 रेज कर सकता है, या तो नॉर्मल सूट फाइल किया हो, है ना, किसी और पर्पस के लिए सूट फाइल किया हो, बट ये जो डिफेंडेंट है वो अपने डिफेंस में बोले कि नहीं पहले आप इंस्ट्रूमेंट तो ठीक करो, वो अपने डिफेंस में क्लेम कर सकता है कि दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी रेक्टिफाइड फर्स्ट because of fraud or mutual mistake, because of some reason the real intention of party is not manifested. all right, तो क्या बोलता है अब सेक्शन 26 का ए, ईदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे इंस्टीट्यूट अ सूट
टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड, या तो रेक्टिफिकेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, और द प्लेंटिफ में इन एनी सूट, हो सकता है किसी सूट का कॉज ऑफ एक्शन अलग ही है, ठीक है, इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन क्वेश्चन। अब मान लो चेक है कोई, है ना, चेक बाउंस का केस नहीं है, बट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड केस है जिसमें चेक से रिलेटेड बात निकली है, तो वो चेक पे रिलाई करें या ना करें वो डिपेंड करता है कि वो रेक्टिफाइड है कि नहीं। अगर मान लो दूसरी पार्टी बोल रही है कि नहीं इसमें जो अमाउंट लिखा है वो 1 0 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब उसको प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टी की होगी जो क्लेम कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली सी में डिफेंडेंट की बात करी गई है। अब इसमें तीसरी बात ये बोली है कि अगर मान लो ए है, ठीक है, और बी है, इसने सूट फाइल किया, बी के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन था, उसने किसी वैल्यू के लिए, मतलब मान लो 2 करोड़ के लिए सी को बेच दी प्रॉपर्टी। अब मान लो सी ने प्रॉपर्टी दे भी दी है, ठीक है, सॉरी सी ने पैसे भी दे दिए हैं, प्रॉपर्टी में का पोजेशन भी ले लिया है, तो क्या अब सी से प्रॉपर्टी क्लेम की जा सकती है? क्या ए सी से प्रॉपर्टी ले जा सकता है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ही इज अ बोनाफाइड परचेजर, उसने तो पैसे देकर लिए ना, एट मैक्स ए जो है वो कॉम्पनसेशन मांग सकता है बी से। ओके, सो सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट दैट कि अगर गुड फेथ एंड वैल्यू, गुड फेथ मतलब उस बेचारे को नहीं पता था कि इनका कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है, और वैल्यू मतलब कंसिडरेशन, फ्री में नहीं मिली है उसको प्रॉपर्टी, ग्रेटिट्यूस ट्रांसफर नहीं है ये, ठीक है। तो ये तीसरा क्या बोलता है, a contract in writing may first be rectified, and then if the party claiming rectification has so prayed in his pleading and the court thinks so, may specifically enforce, ठीक है। पहले डिक्लेरेशन लेकर आओ रेक्टिफिकेशन का, फिर ही बाद में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी है ना, डायरेक्टली आप नहीं मान सकते, कोई पर्पस ही नहीं है। एग्जैक्टली जो सेक्शन 18 की स्पिरिट है उसकी बात कर रहे हैं। 4 क्लॉज 4 बोलता है नो रिलीफ फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अंटिल इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। आपको क्लेम करना पड़ेगा, आपको एज अ कॉन्सिक्वेंस रेक्टिफिकेशन नहीं करवाएगी कोर्ट, आपको अपने प्लेंट में करना पड़ेगा। हाँ, पर अगर आपने वो ऐसा रिलीफ प्लीडिंग में नहीं मांगा है तो कोर्ट बाद में भी आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का ऑप्शन दे सकती है। अब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कहाँ दिया हुआ है सीपीसी में वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो सेक्शन 18 और सेक्शन 26 का डिफरेंस फटाफट देख लेते हैं। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, ये एनी इंस्ट्रूमेंट पे लगता है इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है, यहाँ पे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों क्लेम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नैरो इसका वो है एम्बिट, ये ज़्यादा ब्रॉडर है। ओके, व्हाट एल्स? सो दीज आर द थिंग्स, आप देख लेना उसमें और क्या क्या अभी हमने डिफरेंस शेयर किया, बट ये मोटे मोटे रूप से डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए।